तो दोस्तों हमारी ये केमिस्ट्री की आज फोर्थ क्लास होने जा रही है, फोर्थ एपिसोड होने जा रहा है और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह ये गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था और अब हम आज की इस क्लास में एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले है एसिड्स क्या होते हैं। देखिए एसिड्स क्या होते हैं कि ये वो सब्सटेंसेस होती हैं जो क्या करते हैं, जिनका कड़वा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को करते हैं रेड कलर। मतलब एक पेपर होता है, वो पेपर ही ब्लू होता है आपका लिटमस पेपर। मतलब जैसे आपके कॉपी के पेजेस होते हैं उसी तरह का ही एक पेपर भी होता है, लेकिन वो ब्लू होता है और उसका नाम ही ब्लू लिटमस होता है। और उस ब्लू लिटमस पेपर को जब आप डिप करते हो किसके अंदर, एसिड्स के अंदर, तो ये एसिड्स क्या करते हैं, उसको किस में टर्न करते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ब्लू लिटमस पेपर को किस में कर देते हैं कन्वर्ट, रेड लिटमस पेपर में। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि अर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या है। अब एक अर्हीनियस था, अर्हीनियस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि एसिड्स गिव OH पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड जो होते हैं वो मतलब किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जब भी वो किसी एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो मिलते हैं तो डिजॉल्व होते हैं, तो उनमें मिलने के बाद क्या होता है कि वो H+ आयंस देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं कि ये पीछे मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पढ़ाया था कि भाई जब भी आपका एक आपका एक एटम होता है, एटम इलेक्ट्रॉन्स को एटम के पास जो है वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो 288 1836 होती है। अब जो एटम होता है, एटम तब तक स्टेबल नहीं हो सकता है, तब तक चेन से नहीं बैठ सकता है जब तक उसका जो शेल है वो कंप्लीट ना हो। और मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझाया था कि एक न्यूक्लियस होता है बीच में। ठीक है, न्यूक्लियस होता है बीच में, उसके बाद के शेल होता है, इस तरह से एल शेल होता है, एम शेल होता है और एन शेल होता है। मतलब ये जस्ट लाइक हमारे एक सोलर सिस्टम की तरह होता है। जैसे अंदर वाला आ गया के शेल, यहाँ पे मुझे एक मिनट चेक, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया आपका के शेल, उसके बाद आ गया एल शेल, ये आ गया आपका एम शेल और ये आ गया आपका एन शेल। अब सबसे आपका पहले इलेक्ट्रॉन आपका के शेल में फिल होगा, फिर एल शेल में, फिर एम शेल और एन शेल में। अब मान लो मैंने आपको एग्जांपल पिछली क्लास में भी दी थी, मान लो मेरे पास मेरी एग्जांपल जो है वो मान लो कार्बन है 6। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मीन्स इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 4 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसमें के शेल में फिट हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन एल शेल में फिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बताया गया कि भाई 2 8 मतलब 2 8, तो 8 इसको कम से कम मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके पास 4 ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 इसको गेन करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तो वो क्या करेगा, मतलब गेन करेगा, और जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है। अब लूज करने का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो गेन करता है उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे आप देखिए बोलता है कि ये जो है वो इस तरह का आयन बना देता है, दैट मीन्स ये जो लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं H+ और Cl नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से लवरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो एसिड्स होते हैं वो डोनेट करते हैं प्रोटॉन, क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो मान लीजिए ये HCl मेरा क्या है, एसिड। ऊपर मैंने आपको बताया कि ये जो HCl है ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे हम बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे हम बोलते हैं। तो H+ और Cl नेगेटिव होता है ये। ठीक है, उसके बाद HCl को जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं ये बनता है Cl नेगेटिव NH+। तो इससे हमें कहीं ना कहीं ये बात कंसेप्ट में मतलब ये क्लियर हो जाती है कि एसिड्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं प्रोटॉन को। तो
मतलब एच, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको कैसे आप समझ सकते हैं, इसको आप कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए ये आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था और ये अमोनिया था। अब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आपने मिला लिया, उनको मिक्स किया, तो मिलाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एसिड ने क्या काम किया, एक हाइड्रोजन को जो है वो डोनेट कर लिया। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन इसका था वो इसके पास चला गया, नाइट्रोजन के पास, और ये जो क्लोरीन था ये क्लोरीन डिसोशिएट हो गया। तो इसका क्या बना, इसकी बेस बन गई, कंजुगेट बेस बन गई। ठीक है, तो बाकी ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे कुछ डीप कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, जैसे बहुत डीप उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उस पर मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं एमसीक्यूएस लाऊंगा, एमसीक्यूएस में मैं आपको इंशाल्लाह पूरा वो एक्सप्लेन करूंगा, और बोर्ड पे भी जो जो समझाने का होगा वो मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझे, बोलता है कि एसिड बेस का एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो किससे डिफर करता है, आपका डिफर बाय प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि जो लेविस कॉन्सेप्ट है, लेविस कहता है जो एसिड होते हैं, एसिड के अंदर जो टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब ये एसिड ऐसी चीज़ें होते हैं, ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। बाकी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लेकिन एसिड्स क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, यहाँ पे क्या करते हैं, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल्स कहा जाता है। तो एसिड्स का नाम जो है वो एसिड लेविस कॉन्सेप्ट ने क्या दिया कि इनको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोफाइल्स दे दिया। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीसीज जैसे कि BF3 है, AlCl3 है, पॉजिटिव आयन लाइक सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड जो है वो होते हैं। ठीक है, डिसिमिलर एटम्स के। उसके बाद है आपका कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं और ये आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। बताओ भाई सिट्रिक एसिड का क्या क्या सोर्सेज होते हैं, और CDS में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड क्या होता है, सिट्रिक एसिड आपका लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ग्रेप्स जो है वो, जिनमें लेमन, ऑरेंज और ग्रेप्स में जो पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड होता है। अब मेलिक एसिड क्या होता है कि अनराइप एप्पल, अनराइप एप्पल मतलब जो आपका कच्चा सेब होता है उसमें क्या होता है, मेलिक एसिड होता है। उसके बाद होता है आपका टार्टरिक एसिड, टार्टरिक क्या होता है, टमाराइड और ग्रेप्स में आपका टार्टरिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड का तो आपको पता है कि भाई ये आपका मिल्क में होता है और कर्ड में होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है, एसिटिक एसिड आपका किस में होता है, विनेगर में होता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है दोस्तों, ऑक्सैलिक एसिड आपका टोमेटो में होता है, स्पिनिच में होता है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्टोमक में और आपके बाकी केमिकल्स में होता है, HCl। आपको पता है कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है और उसका बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे स्टोमक में। बाकी फॉर्मिक एसिड क्या होती है, रेड एंट स्टीम, जब भी आपकी को अगर एक लाल एंट जो है वो काटती है तो उसका एसिड जो होता है वो क्या होता है, आपका फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारे जो एसिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। पहली बात तो ये बोलता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है किनसे, ऑर्गेनिक एसिड से। अब एक्वारीजिया क्या है, मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और इसको कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रेशो जो है वो इसमें होता है 3:1 रेशो में जो है वो इसका ये होता है। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होता है कि एसिड्स लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन विद मोर रिएक्टिव मेटल्स। तो भाई इसकी खासियत क्या होती है, सबसे पहली तो भाई ये हाइड्रोजन को जो है वो रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसिड्स जो होते हैं उसमें तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन बोलता है कि जब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने की वजह से इनका जो हाइड्रोजन होता है वो इनसे निकल जाता है, लिबरेट हो जाता है। उसके बाद बोलता है कि एसिड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एसिड क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को विद मेटल गैस विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। उसके अलावा बोलता है, इसकी एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये क्या करता है, इवॉल्व करता है मतलब उड़ा देता है। ठीक है, बोल रहा है कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड जब आपका मिलता है तो ये बनता है मेटल सल्फेट, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन ये वाटर निकल जाता है। बाकी एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री H+ आयंस।
बाकी पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पे आप देख सकते हो पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, बाकी NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, KCl, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस। सो इनको जो है वो आप हाइड्रोलाइज भी नहीं कर सकते हो एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी मेरी लिस्ट है सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, इनको आप क्या काम कर सकते हो, इन्हें आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। बाकी सॉल्यूशन आपके साल्ट्स की, जैसे कि क्लोरीन नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव, ये सारे क्या हैं आपके, ये एसिडिक हैं दोस्तों। तो NH4Cl क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका NH4Cl है, तो ये क्या है आपके, क्या है, तो ये एसिडिक हैं और इन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड वीक बेस, इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। पहले मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बताओ भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। बाकी सॉल्यूशन जो साल्ट की होती है, सोडियम पॉजिटिव होती है, पोटेशियम के पॉजिटिव होती है, ऑनियन विद ऑनियंस एक्सेप्ट आर बेसिक। तो भाई जो सॉल्यूशन होती है सोडियम की पोटेशियम के साथ, ऑनियन के साथ, वो क्या होती है, वो आपकी आर बेसिक, वो बेसिक होती है, जैसे कि CH3COO Na। उसके अलावा बोलता है कि सॉल्ट्स जो वीक एसिड का होता है और स्ट्रॉन्ग बेस का होता है, वो उसकी हाइड्रोलिसिस होती है पानी में टू गिव बेसिक सॉल्यूशन। pH स्केल, अच्छा, SPL सोर्सन ने सजेस्ट किया कि एक स्केल होनी चाहिए जिस स्केल पे बेसिस पे हमें ये पता चले कि भाई कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अब ये स्केल जो है वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब pH स्केल, pH सॉल्यूशन क्या होती है, इज डिफाइंड एज द नेगेटिव एल्गोरिदम ऑफ 10 बेस पावर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो pH इज इक्वल टू -10 log H पॉजिटिव, दूसरे वर्ड्स हमें अगर हम बताएं कि log ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम इस तरह से जो है वो लिखते हैं। तो उसके बाद बोलता है कि जो नेगेटिव पावर होती है 10 मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस H पॉजिटिव आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल्स, ठीक है। अब देखिए प्योर वाटर की जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होती है, प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका pH स्केल 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशन का जो है वो pH सॉल्यूशन जो है वो ग्रेटर देन 7 होता है, लेस देन 7 होता है। और जो आपके एल्कलाइन सॉल्यूशंस हैं इनका क्या होता है, pH ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो आपके एसिड्स हैं 1 से लेकर 7 के बीच में जिसका जो pH होगा, एसिड जो भी pH होगा, जिसका भी pH होगा वो आपका एसिड कहलाया जाएगा। और जिसका भी एसिड 7 से लेकर 14 के बीच में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो एल्कलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे pH हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स का क्या होता है 2 से लेकर 4 के बीच में, ये होता है आपका एसिडिक मतलब pH लेवल, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे आंसू होते हैं या किसी जानवर के आंसू, वो 7.4 उसका pH लेवल होता है, मतलब वो न्यूट्रल होते हैं। जो लेमन होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो भाई उसका 2.2 से लेकर 2.4 के बीच में जो है pH होता है। बाकी समंदर का जो पानी होता है सी वाटर, उसका 8.5 जो है क्या होता है, pH होता है। ह्यूमन यूरिन का होता है 4.8 से लेकर 8.4 के बीच में जो है आपका ह्यूमन यूरिन का होता है। बाकी गाय का जो मिल्क होता है और हमारा सलाइवा जो होता है उसका 6.5 होता है pH लेवल। रेन वाटर का 6.0 pH लेवल होता है, ये याद रखिएगा, इसके नोट्स बनाएगा। ह्यूमन ब्लड का 7.36 से लेकर 7.42 के बीच में जो है वो pH लेवल होता है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंस क्या होती है pH की हमारी लाइफ में, देखो जैसे बी होती है या एंट, जब भी वो हमें स्टिंग करती है, काटती है, तो उससे क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड जो है वो रिलीज कर देती है हमारी बॉडी में। उससे क्या होता है कि पेन और इरिटेशन होता है। तो यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा और कैलामाइन जो है वो उसके लिए क्या इलाज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि भाई जब भी आपकी जो बी मधुमक्खी होती है
और चींटी होती है, अगर वो काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में डाल देती, इंजेक्ट कर देती है। तो अब उससे क्या होता है कि उससे क्या होता है कि पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए आप बेकिंग सोडा NaHCO3 का यूज कर सकते हो, ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी वायस्प जो होती है, इसको जो है इंट्रोड्यूस सम बेस सच एज माइल्ड एसिड इज रेमेडी। वो वायस्प एसिड क्या होती है, ये क्या करती है, कुछ बेस हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देती है, और माइल्ड एसिड इसके लिए क्या होता है, आपका रेमेडी होता है। रेमेडी मतलब ये काइंड ऑफ एक इलाज होता है, ठीक है। बाकी फेलिंग ऑफ pH ऑफ माउथ बिलो 5.5 because of substances like chocolate and sweat leads to tooth decay, which is naturally controlled by saliva basic to extent the toothpaste, but toothpaste being basic maintain the pH by neutralizing excess acid। भाई क्या आपको ये चीज़ आज तक पता थी कि हम टूथपेस्ट क्यों करते हैं? जब भी हम स्वीट्स खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो मीठी चीज़ें खाने से क्या होता है कि जो हमारा माउथ का जो pH लेवल है वो 5.5 से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत जो है वो सड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारी, क्योंकि हमारा जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है हमारा, वो उस दांत को बचाता है उन एसिड से, ठीक है। मतलब ये हमारे दांत को, ये जो हमारी सलाइवा होती है, थूक होती है, वो हमारे दांतों को बचाती है सड़ने से, ठीक है, जंग लगने से। लेकिन अब जब उसका सलाइवा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसके लिए हम क्या काम यूज़ करते हैं, वहाँ पे ब्रश यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट और ब्रश का हम यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट एक बेस होती है जो क्या करती है, फिर pH के आपको मेंटेन करती है। बाकी बोल रहा है कि भाई एक्सेसिव एसिड जो होता है वो सिक्रीट होता है हमारे स्टोमक में, जिससे क्या होता है, एसिडिटी होती है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है माइल्ड बेस कॉल्ड एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, मतलब ये कह रहा है कि भाई जब गैस बनती है, जब एसिडिटी होती है हमारे स्टोमक में, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड जो है वो क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, वो हमारा स्टोमक सिक्रीट करता है, उससे एसिडिटी होती है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। बोलता है किससे ठीक किया जाता है, मैग्नीशिया से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से। बाकी एवरी क्रॉप गोज बेटर इन पर्टिकुलर pH रेंज, जैसे कि स्लाइटली एसिडिक सॉइल, जैसे कि हमारा राइस होता है, जो क्या मतलब नेचुरली इज गुड फॉर शुगर केन वाइल सिट्रस फ्रूट जनरली ग्रो इन अल्कलाइन सॉइल। बाकी जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का इसे प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, दीज आर कोरेसिव इन नेचर, ठीक है। बाकी पिकल्स को कहाँ रखा जाता है, ग्लास जार, बिकॉज एसिड जो प्रेजेंट होता है उनमें वो रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, मेटेलिक पॉट टू गिव पॉइजनस सब्सटेंसेस। आपने हमेशा देखा होगा दोस्तों, जब भी आपका जो एसिड होता है, एसिड से क्या होता है आपका कि मतलब जो आपका एसिड होता है, एसिड नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ यार, जो आपका पिकल होता है, अचार होता है, ठीक है, अचार होता है आपके घरों में। अचार से क्या आप करते हैं, अचार से आप जो है मतलब राइस के साथ खाते हैं, वगैरह वगैरह उन चीज़ों के साथ खाते हैं। अब बोलता है आपने अचार को देखा होगा, कभी भी आपने किसी आयरन के बर्तन में आपने पिकल को कभी भी नहीं देखा होगा, आपने हमेशा प्लास्टिक के ही बर्तन में देखा होगा। रीज़न बीइंग, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है, उसके अंदर जो पिकल के अंदर जो सब्सटेंसेस हम ऐड करते हैं उनका एसिडिक नेचर होती है, वो एसिडिक होती है। तो वो एसिड जब मेटल के साथ जो मिलता है तो वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है उसके साथ, और उससे पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो सॉफ्ट ड्रिंक की एसिडिटी है उसको रेगुलेट किया जाता है बाइकार्बोनेटेड सॉल्ट से। एक और टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं POH वैल्यू, POH स्केल। इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। जब आप क्या होता है, देखो यहाँ पे POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। जब आप फ्रेश ग्राउंड से, व्हेन फ्रेश ग्राउंड कम्स, वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, इट्स pH स्लाइटली रिड्यूसेस।
जब आपके फ्रेश ग्राउंड का पानी जो है वो हवा में मिल जाता है तो इसका जो पीएच लेवल ये घट जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में प्रेजेंट होता है वो डिसॉल्व कर देता है, डिसॉल्व वो वाटर में, तो उससे क्या बनता है कि वीक एसिड बन जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और H2CO3 कार्बनिक एसिड जो है वो वहाँ पे यहाँ पे बनता है। उससे क्या होता है कि दिस एसिड प्रोवाइड्स H प्लस आयन एंड हेंस इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ वाटर ड्यू टू विच पीएच रिड्यूसेस। ठीक है, उसके बाद होता है आपका पीएच, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है का होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है जब उनके साथ बेस क्या की जाती है, ऐड की जाती है। और पीएच जो बेसिक सॉल्यूशन का होता है डिक्रीज व्हेन द एसिड इज एडेड टू इट। उसके बाद एक और होता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट होता है एडिशन हम करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में जो है वो ऐड करते हैं ऑफ वीक एसिड और बेसिस डिक्रीजेस द आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स और बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। 2H पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पे हमारा क्लास जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है स्टडी ऑफ हीट एंड एनर्जी चेंजेस। जो आपके सराउंडिंग में, जो आपके आस पड़ोस में, जो आपके आस पास में जो भी थर्मोडायनेमिक्स जो हीट होती है या एनर्जी चेंजेस होती हैं, तो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की वजह से, तो वो जो है वो उसी को स्टडी जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स होता है। उसके बाद एनसीईआरटी की एक टर्म है, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम क्या करता है कि भाई वो आपका वो क्या करता है, मैटर करता है, वो एक्सचेंज मैटर करता है किसके साथ, एज वेल एज एनर्जी विद सराउंडिंग। मतलब मैटर और एनर्जी दोनों को सराउंडिंग के साथ क्या करता है, एक्सचेंज करता है। जैसे आपका हॉट टी इन ए कप। अब देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, मतलब आपने ओपन में एक चाय का कप रखा है, आपने गरम चाय का कप रखा है, गरम गरम वो चल रहा है, उसमें भाप चल रही है अभी। तो आपने क्या किया, आपने उस चाय के कप को ओपन सिस्टम में रखा। तो अगर आप उसको उठाओगे नहीं, अगर आप वहां उसको पड़े रहोगे तो वो क्या होगी, वो आफ्टर सम मोमेंट, आफ्टर सम टाइम जो है वो आपकी चाय वो ठंडी हो जाएगी। तो गोया कि वो ओपन सिस्टम में आपके सराउंडिंग के साथ वो मैटर एक्सचेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम जो है वो क्या करता है, एक्सचेंज एनर्जी करता है बट नॉट मैटर विद इट्स सराउंडिंग। तो वो तो एनर्जी चेंज करता है लेकिन मैटर चेंज नहीं करता है अपने सराउंडिंग के साथ। हॉट वाटर इन ए क्लोज्ड बीकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल है आपकी हॉट वाटर इन ए क्लोज्ड बीकर। अब मान लो कि आपने गर्म पानी किस में रखा है, आपने एक गर्म से आपने बड़े से एक मान लो एक जार है, जार में आपने गर्म पानी रखा है, हॉट वाटर इन ए किस में, क्लोज बीकर। लेकिन इसको आपने ऊपर से बंद कर दिया है, तो भाई वो कोई भी ना मैटर चेंज होगा ना उसकी क्या होगी, एक्सचेंज डज नॉट एक्सचेंज विदाउट विद इट्स सराउंडिंग। एक्सचेंज ना ही एनर्जी चेंज होगी ना ही मैटर चेंज होगा उस सराउंडिंग के साथ। उसके बाद क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, आइसोलेटेड जो ना ही नेदर मैटर नॉर एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग, ना ही मैटर ना ही जो है वो क्या होता है सराउंडिंग के साथ होता है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम और आपका क्लोज सिस्टम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एट विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वो क्या रहता है, वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, dt इज इक्वल टू जीरो। बाकी मैक्सिमम वर्क जो होता है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान, तो उस n मोल्स ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू आइडियल गैस W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ V2 upon V1। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है मेरे दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस को
ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का हीट आपके ना ही सिस्टम में इंटर करती है, ना ही हीट आपके सिस्टम को छोड़ती है। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक सोर्सेस प्रोसेस। मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर, ये मान लो आपका एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ना ही कोई इस सिस्टम के अंदर ना ही कोई हीट आएगी, ना ही इससे कोई बाहर जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद है मेरे दोस्तों आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो जिसमें क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें जो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करता है, जो होता है। ठीक है। जब आपका प्रोसेस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर चेंज नहीं होता, उस टाइम पे आइसोबैरिक होता है। आइसोकोरिक होता है जब आपका वॉल्यूम जो है वो रिमेन कांस्टेंट, dV जीरो हो जाता है। साइक्लिक प्रोसेस में आपकी पूरी जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस सिस्टम इन ए गिवन स्टेट गोज थ्रू सीरीज ऑफ डिफरेंट प्रोसेस बट फाइनली, अच्छा, असल में इस प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन फाइनल एंड पे जो है वो क्या होता है कि एक बट फाइनली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। तो फाइनली अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल या केमिकल चेंज होती है विच कैन प्रोसीड बाय इटसेल्फ इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो भाई एक ऐसा जो खुद ब खुद प्रोसेस हो जाए, जो खुद ब खुद काम हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। या बोलते हैं या जो खुद को प्रोसीड करे, उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। या मतलब चेंज हो जाए, फिजिकल या केमिकल चेंज हो जाए। या इसी तरह से बोलता है कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको विच रिक्वायर सम इनिशिएशन बिफोर दे प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली फिजिकल और कुछ ऐसे प्रोसेस भी होते हैं जो क्या करते हैं? विच रिक्वायर सम इनिशिएशन बिफोर दे प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिबल। इट इज आल्सो नोन एज फिजिबल एंड प्रोबेबल प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। इट्स इफ फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज नेगेटिव। तो इसको हम फिजिबल या प्रोबेबल, मतलब ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो मतलब जिसके प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम चांस होता है आपका होने का, मतलब ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है। बाकी आपका डेल्टा जी इज़ नेगेटिव, इसमें आपका डेल्टा जी नेगेटिव है। उसके बाद है हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट आपका है टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है भाई? ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गौर से जो है वो इस पर ध्यान दीजिएगा। सरफेस केमिस्ट्री किसके साथ डील करता है? फिनोमेना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेस। मतलब जो सरफेस किसी भी बॉडी के सरफेस के ऊपर जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। और उसके बाद बोलता है कि सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंडर, कैटालिसिस क्या होता है? इसको बर्जीलियस ने दिया था। कैटालिस्ट क्या होता है? सबस्टेंस जो विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन इट और एंड द फिनोमेना इज नोन एज कैटालिस्ट। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट को किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। और कैटालिस्ट क्या करता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करता है। फॉर एग्जांपल, मेरी अगर यहाँ पे मैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, अब ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब मैं रिएक्ट कर रहा हूँ ये बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलता है कि अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को और ऑक्सीजन को मैंने मिलाया और यहाँ पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ इसको, लेकिन रिएक्शन होने में बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो फिर मैं कुछ ऐसे कैटालिस्ट को लाऊंगा, कुछ ऐसे कैटालिस्ट को जो है वो यहाँ पे इधर इसके C+O2 के उसमें रिएक्शन में डाल दूंगा, तो CO2 ये जल्दी रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये कैटालिस्ट क्या करेगा? मेरी रिएक्शन को फास्ट करेगा। बाकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट क्या होती है? बोलता है कैटालिस्ट क्या होता है? हमेशा अनचेंज रहता है इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के दौरान क्या होता है, वो उसको उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो अपने आप पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने देता है। ठीक है।
रिएक्शन को तो इफेक्ट करता है, लेकिन उसकी वजह से जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी वजह से होता है। बाकी एक छोटा सा अमाउंट होता है कैटलिस्ट का, सफिशिएंट किसके लिए, जो रिएक्शन का को कैटालाइज करे, मतलब जो रिएक्शन को इनिशिएट करे या फिर उसको तेज करे। बाकी कैटलिस्ट जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं करता है या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन को चेंज नहीं करता है। इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। एक चीज़ यहाँ पे इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट आता है, ए प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी डी प्लस डी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं। मान लो ये ट्वाइस सी प्लस 3O2 ये बनेगा ट्वाइस CO2, इस तरह का मान लो बनेगा 6CO2 या 6CO2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये A जो है वो 2 है, B जो है वो 3 है। तो यहाँ पे अब ये रिएक्शन क्या हो रही है, इस तरह से ये क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का एक क्या है, एक जो है वो सिंबल है। बाकी कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करता ऑफ इफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन एंड एज इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। बाकी जब जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको परफॉर्म करती है इज परफॉर्म्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। स्टेट इज रीच्ड व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल, ठीक है। उसको स्टेट को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। बाकी फ्री एनर्जी चेंज होता है डेल्टा जी, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम इज 0। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है एक, दूसरा होता है इंड्यूस्ड। पॉजिटिव या नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट जो इंक्रीज, अच्छा जो फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाए, हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन को, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। जो हमारी नेगेटिव रिएक्शन को पीछे की तरफ बढ़ाए उसको हम बोलेंगे डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करे के रेट को, और जो उसको डिक्रीज करे उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंड्यूस को होता है, बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन एक्ट्स एज कैटलिस्ट ऑफ अनदर रिएक्शन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड। अच्छा, एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या काम करता है, मान लो A प्लस B एक दो प्रोडक्ट है, दो एलिमेंट्स हैं, उन्होंने AB कंपाउंड बना लिया, तो ये AB उनका प्रोडक्ट हो गया ना। तो वही प्रोडक्ट बोलता है कि अगर क्या होता है यहाँ पे, उसी प्रोडक्ट को हम एज रिएक्शन यूज करते हैं, वो फिर एक्ट एज कैटलिस्ट करता है। प्रोमोटर और हैबिटर क्या होता है, ये सबस्टेंस जो इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी कैटलिस्ट की, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोमोटर, ठीक है। उसके अलावा कैटलिक पॉइजन्स क्या होते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं एक्टिविटी किसकी, कैटलिस्ट की। एंजाइम कैटलिस्ट क्या होती है, बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती है बाय द एंजाइम नोन एज एंजाइम कैटलिस्ट। उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है एंजाइम कैटलिस्ट का, उनको हम क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। बाकी सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं नेचर में, और एंजाइम क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। दे आर हाईली सेंसिटिव टू द टेम्परेचर at which the activity of enzyme is maximum varies between 25 to 37 डिग्री, ठीक है। तो उनका रेट होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है pH स्केल से। कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट जो डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ होते हैं, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, कहाँ पे, एंजाइम पेप्सिन, एंजाइम जाइमेज, एंजाइम डायस्टेज, बाकी माइकोडेमा एसिटिक, ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड बोलता है ये साइज होता है पार्टिकल इज बिगर देन, एक कोलाइड में जो साइज होता है पार्टिकल का वो बड़ा होता है देन दैट ऑफ ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, बट स्मॉलर देन दैट ऑफ सस्पेंशन लाइज बिटवीन 1 से लेकर 100। एक कोलाइडल सोल्यूशन बोलता है क्या होती है, वो होती है एक हेट्रोजीनियस सिस्टम इज इन विच one substance is dispersed as well as fine particles in another substance is called dispersion medium। अच्छा, कोलाइड क्या होता है, बोलता है कि ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जहाँ पे क्या होता है, एक सब्सटेंस को डिस्पर्स किया जाता है एज ए वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है आपकी
जैसे देखते हैं यहाँ पे ब्रोनेनियम मूवमेंट होती है। जो आप रैपिड जिगजैग मूवमेंट देखते हो एग्जीक्यूटेड बाय कोलाइडल पार्टिकल, उनको हम क्या बोलते हैं? इस तरह का जो जिगजैग मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोनेन मूवमेंट। टिंडाल इफेक्ट आप देखते हो, बोलता है स्ट्रॉन्ग और कन्वर्जिंग बीम जब लाइट पास होती है थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन है आपकी, एक कोलाइडल सॉल्यूशन, जब उसके बीच से एक स्ट्रॉन्ग लाइट पास हो जाती है तो लाइट पास होने के बाद वो जो स्कैटरिंग होती है वो विजिबल होती है हमारे दूसरी साइड, इसको हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। मतलब ये हुआ कि जब स्ट्रॉन्ग और कन्वर्जिंग बीम आपकी लाइट पास हो जाती है सॉल्यूशन से, इसका पाथ विजिबल हो जाता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो पार्टिकल, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइट पार्ट। मान लो यहाँ पे मैंने एक शीशे के गिलास रखा है, उसके अंदर मान लो मैंने क्या रखा है? थोड़ा सा पानी और दूध को मिक्स किया है, ठीक है। उनका जो थोड़ा सा जो है वो कंपोजिशन कैसी है? थोड़ी सी होमोजीनियस है, मतलब काइंड ऑफ उतना ज़्यादा डेंस नहीं है। जब मैं उसके ऊपर लाइट जो है वो डालूंगा और लाइट डालने के बाद ये दूसरी तरह से स्कैटर हो जाएगा, तो वो स्कैटरिंग जो होता है लाइट का, उस स्कैटरिंग के उसको लाइट के स्कैटरिंग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। बाकी इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? माइग्रेशन होती है किनकी? कोलाइडल पार्टिकल्स की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस आर प्यूरिफाइड बाय डायलिसिस, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को आप क्या करते हो? प्यूरिफाई करते हो डायलिसिस से। देखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? आप कोलाइडल पार्टिकल्स की माइग्रेशन करते हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जब आप कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या करते हो? माइग्रेट करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। बाकी इमल्शंस क्या होते हैं? दीज आर द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच टू इमिसिबल लिक्विड्स इन विच द लिक्विड एक्ट एज ए डिस्पर्स फेज एज वेल एज डिस्पर्शन मीडियम, मतलब एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। इमल्शंस एक ऐसी चीज होती है जिसमें ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। दो चीजें क्या होती है? लिक्विड इन विच लिक्विड एक्ट्स एज ए डिस्पर्स एज वेल एज डिस्पर्शन मीडियम। उसके बाद है नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ इमल्शन क्या होती है। देखो, इमल्शन होती है, एक होती है ऑयल इन वाटर टाइप, दूसरी होती है वाटर इन ऑयल। मतलब ये कि पानी में जब आप ऑयल को मिलाते हो तो उस वाली इमल्शन को हम क्या बोलेंगे? ये ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं होता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जब मान लो, मतलब आपका इस तरह का होता है कि मान लो हमने क्या काम किया? दूध के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट, क्या पानी के ड्रॉपलेट के डाल दिए, पानी के ड्रॉपलेट्स डाल दिए। क्या किया मैंने? मिल्क के अंदर, दूध के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके डाले? मैंने ऑयल के मतलब वाटर के डाले, तो वो क्या होता है? ऑयल इन वाटर टाइप डाले। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने पानी में क्या डाला है? ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉप्स डाले हैं, उसको हम बोलेंगे एक तरह का इमल्शन। दूसरी टाइप का इमल्शन क्या होता है? वाटर इन ऑयल टाइप। मतलब आपका जो ऑयल है, ठीक है, आपका ऑयल में जब आप यहाँ पे बोल रहा है कि स्टिफ ग्रीसेस इन विच वाटर बीइंग डिस्पर्स एज लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो मान लो ये कि वाटर इन ऑयल टाइप, तो ऑयल जो होता है, ऑयल में जब आप वो ड्रॉप्स डालेंगे तो वो क्या बन जाता है? दूसरे टाइप का आपका इमल्शन बन जाता है। बाकी यार इसके अलावा होता है इमल्सिफाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं? जो प्रेपरेशन करते हैं इमल्शन के, जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ सम सब्सटेंसेस, जैसे कि सोप होता है, गम होता है, अगर होता है, प्रोटीन होता है, इनको ऐड किया जाता है एडेड टू स्टेबलाइज द इमल्शन, ठीक है। इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? हम इमल्सिफाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। उसके अलावा जेल क्या होता है? कोलाइडल सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है? डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? आपका बटर होता है। जब आपका बटर किसी भी लिक्विड में मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जेल बोलते हैं। When a gel is allowed to stand for some time, it loses disperse phase. That is, the phenomenon is called synergy, syneresis or weeping of the gel. मतलब आप क्या काम करते हो? जब आप जेल को किसी जगह, किसी चीज़ पे नीचे रखते हो, मतलब नीचे स्टैंड करते हो,
तो ये जो है वो इसका डिस्पर्स फेज जो लिक्विड फेज होता है इसका मतलब वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं वीपिंग ऑफ द जेल या फिर सीनरीज बोलते हैं। बाकी फॉग होता है, क्लाउड्स होते हैं, मिस्ट होता है, ये क्या होते हैं, ये क्लाइडल सिस्टम होते हैं ऑफ लिक्विड्स इन गैस। ठीक है, गैस में क्लाइडल सिस्टम होते हैं किसके, लिक्विड्स के। स्मोक जो है वो एक क्लाइडल सिस्टम है किसका, कार्बन का इन एयर। बाकी फॉर्म्स क्या है, कोलाइडल सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि गैस आपकी डिस्पर्स हो जाती है आपके लिक्विड में, जैसे कि अल्कोहल, कैस्टर ऑयल, शेविंग क्रीम वगैरह वगैरह। बाकी डाइजेशन ऑफ जो फैट्स की डाइजेशन होती है इंटेस्टाइन में, ये क्या होती है, इसकी वजह से क्या होती है कि इमल्सिफिकेशन होती है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट्स इन इंटेस्टाइन इज एडेड बाय इमल्सिफिकेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से फैट्स का डाइजेशन हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है। कोएगुलेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्रेसिपिटेशन होती है कोलाइड की व्हेन इट इज शेक्ड विद सम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इट्स एप्लीकेशन आर प्यूरिफिकेशन ऑफ मडी वाटर विद एलम। मतलब ये कि आपने कीचड़ वाले पानी को उठाया, उसको उठाने के बाद एक बर्तन में डाला, और बर्तन में डालने के बाद आपने इसके साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और उसके साथ उसको शेक कर लिया, आपको उसको हिला रहे हो, उसको हिला रहे हो। मतलब आपने एक कीचड़ वाले पानी को लाया एक मग में, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ डाल दिए, और उसको हिलाने लगे आप, और उसको हिलाने जब लगे आप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिर ये कोएगुलेशन आप करने लग गए। ठीक है, जैसे फ्लेरिक क्लोराइड और एलम जो है वो क्या, उसको अप्लाइड ऑन द वोंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, वो जख्म पे लगाए जाते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। अच्छा, स्काई का जो ब्लू कलर है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स होता है इन एयर। जो एनर्जी का ऑर्डर होता है 1 कैलोरी इज ग्रेटर देन 1 जूल इज ग्रेटर देन 1 अर्ग। बाकी मिल्क एक नेचुरल इमल्शन है जो विच वाइल पेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल इमल्शन है। याद रखिएगा दोस्तों, मिल्क हमारा नेचुरल इमल्शन है, और पेंट जो है वो आपका क्या है, आर्टिफिशियल इमल्शन है। तो उसके बाद है आप दोस्तों आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से जो है वो आपका फर्दर आपकी क्लासेस चलेंगी। तो चलिए, अभी के लिए मुझे लगता है वीडियो लंबा हो चुका है, और आज का ये वीडियो सबसे बड़ा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। बाकी अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।